हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि शिप्रा मैम यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, नेक्स्ट एग्ज़ाम तक तैयारी को जारी रखें और कैसे तैयारी को जारी रखें, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपने इस बीच की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रख सकें और बहुत ही अच्छे से इसको रिवाइज कर सके। मेनली अभी आप रिवीजन के मोड पे रहिए और रिवीजन भी बिल्कुल वैसा नहीं जैसा आपने पहले एग्जाम में किया था, क्योंकि कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है। तो रिवीजन को कैसे करना है और इस थोड़े से समय में किस प्रकार से इस स्ट्रेस को हैंडल करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, देखो, रिवीजन करने के लिए सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी स्टूडेंट की रिवीजन करने के लिए अब इतना लॉन्ग प्रोसेस आपको नहीं अपनाना, लेकिन हाँ, पूरे नोट्स को अपने दिमाग में बिल्कुल दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि पढ़ाई को आप जारी रखो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट अभी मैं देख रही हूँ कि न्यूज़ पर ज़्यादा समय दे रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए। सबसे पहला जो मैं टिप्स दे रही हूँ, जो भी न्यूज़ आ रहा है वो आपको जो फाइनल एनटीए का साइट है उस पर आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और ये जो स्ट्रेस है ना, इसको किसी तरह से मैनेज करके रखना है, क्योंकि बस कुछ दिनों की बात है। थोड़े दिन में एग्जाम्स आ जाएंगे और एग्जाम के बाद आपका ये प्रेशर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि आपने अभी तक जो भी पढ़ लिया है, अभी पेपर 1 के लिए आपने जो भी तैयारी कर ली थी वो आप फेज 1 समझ के चलिए। आपने जो पेपर 1 पेपर 2 की अभी तक जो तैयारी की थी जून के पेपर के लिए, वो आप फेज 1 समझ के चलिए। अभी आपका फेज 2 चल रहा है। इस बीच की जो तैयारी है उसको आपको कैसे करना है, मैं स्टार्ट करूंगी स्टूडेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने जो भी पढ़ लिया है उन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज करना है, लेकिन कैसे करें। तो देखो, इसके लिए मैं कहूँगी कि दोबारा से आप क्वेश्चंस के मोड पर आ जाइए, लेकिन एमसीक्यूज ढेर सारे नहीं बनाने। ऐसा नहीं करना है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ, शिप्रा मैम ने बोला है कि एमसीक्यूज करना है तो केवल एमसीक्यूज पर फोकस कर रहे हैं। नहीं, हर चैप्टर के 2 या 4 एमसीक्यूज को आप देखो, जो मेन चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज को देखो, और अगर वो आपसे बन जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे वो एमसीक्यूज नहीं बन रहे हैं, जो सैंपल क्वेश्चंस कहे जाते हैं, अगर वो एमसीक्यूज नहीं बन रहे हैं तो उस चैप्टर के उस पोर्शन को दोबारा से रिवाइज करो। क्योंकि देखो, समय कम है, कभी भी अनाउंस हो जाएगा, कभी भी डेट आ जाएगी। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि फिर से माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड चैप्टर से शुरू करके मैं बिल्कुल इंटरेस्ट वाले चैप्टर तक चला जाऊं या चली जाऊं, क्योंकि इसके लिए बहुत समय चाहिए। तो अभी हमने क्या करना है, अभी एमसीक्यूज के थ्रू तैयारी करनी है, लेकिन एमसीक्यूज बहुत सारा नहीं बनाना है, थोड़े एमसीक्यूज करने हैं और उन एमसीक्यूज के थ्रू अपनी कमी को पहचाना है। क्योंकि देखो, जब भी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है आपने इस चीज को फील किया होगा कि डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आते। क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सप्लेनेटरी। आपने जो पढ़ लिया है, आपने माइक्रो पढ़ लिया है, आपने मैक्रो पढ़ लिया है, आपने पब्लिक फाइनेंस पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके कॉन्सेप्ट का टेस्ट कर रहे हैं कि आपने अपने दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को कैसे बिठाया है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किए जाते। हाँ, आई एक्सेप्ट कि मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि वो क्वेश्चंस नहीं होते, वो क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो रिपीट होता है, डाटा चेंज होता है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स मैंने आपको पहले भी बताए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो अभी क्या करना है कि जो भी सैंपल क्वेश्चंस है एक बार आपने देखना है। ठीक है, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंज्यूमर सरप्लस का चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर, इसके अलावा प्रोडक्शन का चैप्टर, कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर, कॉस्ट से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा कॉस्ट है, या कॉस्ट की जो एक्सप्लेनेशन है वो पूछे जाते हैं। कॉस्ट कर्व का शेप क्या है, कौन से कॉस्ट कर्व का शेप किस तरह का होता है, इस तरह के सवाल आते हैं। मार्केट में डिओपोली, ओलिगोपोली से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। मोनोपोली में इस बार मैथ दे दिया गया, बट मैथ को मैं कॉन्सेप्ट में काउंट नहीं कर रही हूँ,
मैथ जो है वो अलग से है। मैथमेटिकल आप लोगों के सिलेबस में ये दिया हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्या यूज है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी चीज कि माइक्रो में आपने कौन कौन से टॉपिक को फोकस करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। अभी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बनाइए, स्टॉप दैट। अभी आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को उठा लीजिए और हर चैप्टर से चलो ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन बना के हमने देखा कि क्या वो 20 क्वेश्चन मेरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को बता रहे हैं, क्या वो सारे क्वेश्चन मैं कवर कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। नहीं कर पा रहे तो उस चैप्टर पर, स्पेसिफिकली उस चैप्टर पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपकी कमी कहाँ पे। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ये कभी नहीं करना, आंख बंद नहीं करना, आंख बंद करने से दुनिया खत्म नहीं होती। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। कहीं भी आपको लग रहा है कि ये सवाल मेरे से नहीं बन रहा है तो उसको आपको आज ही रिवाइज कर लेना है ना। तो ये चीजें आपने शुरू कर देनी है। आई होप आप लोग कर भी रहे होंगे। अब आ जाओ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक, अब देखो जो चैप्टर्स मैंने बोले हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल उसी पर फोकस करेंगे, आपकी मर्जी भी है। लेकिन मैं चूंकि हमेशा क्लासेस लेती रहती हूँ, एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कराती रहती हूँ स्टूडेंट, तो मैंने यही देखा है कंज्यूमर सरप्लस से मैथ आता ही आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मैथ आते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन डायरेक्ट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा ओलिगोपोली और ओलिगोपोली के साथ साथ डिओपोली, इन दोनों चैप्टर्स पे काफ़ी फोकस किया जाता है। तो ये सारे चैप्टर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व से भी आ जाता है, बट कुछ चैप्टर्स जो है आपको बड़े इजी लगते होंगे, लाइक इंडिफरेंस कर्व, अनादिमान वक्र जिसको कहते हो, इसके क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, है ना। लेकिन कुछ चैप्टर्स लाइक कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को आपने सॉल्व कर लेना है, उसका जो भी इक्वेशन है उसको काफ़ी अच्छे से आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इतना माइक्रो में ज़रूर रिवाइज कर लीजिए क्योंकि टाइम कम है, कभी भी डेट अनाउंस हो जाएगी। अब हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो मैथ्स आपने बहुत ही अच्छे से दोबारा से बना लो। 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, एंड इन चारों के मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में खासकर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो बहुत ही ईजी है, सभी को पता है। लेकिन टैक्स मल्टीप्लायर में 2 पार्ट है, लमसम टैक्स मल्टीप्लायर भी है। तो ये देख लेना कि लमसम टैक्स मल्टीप्लायर किस पर लगेगा, है ना। इसके जो 2 इक्वेशंस हैं उनको आपने करना है। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में भी देख लीजिए, इसका मैथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, कंजम्पशन हाइपोथेसिस का एंड ड्यूजनबरी का चैप्टर इज द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। उससे क्वेश्चंस उठाए ही जाते हैं। मैंने बोला कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन फॉर्म चेंज करके आते ही रहते हैं। तो ड्यूजनबरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना एंड उसके अलावा भी जो 3 और हाइपोथेसिस है उसको भी आपने करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड ट्रेड साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स में कौन सा ट्रेड साइकिल किसने दिया है और उसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है। अब थर्ड सेगमेंट पर हम आ जाते हैं। माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में यूजीसी नेट का फोकस रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मैथ के। डायरेक्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लीजिए, डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं, 4-5 रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। अगर आपका आपने बिल्कुल रूल्स को अच्छे से कर लिया है ना, तो कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको कर लोगे। लेकिन आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट की कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के बना रहे हैं, नहीं बन रहा उसको जबरदस्ती बना, ऐसा नहीं करना। डिफरेंशिएशन के काफ़ी रूल्स होते हैं, 4-5 उसके अच्छे रूल्स आप देख लो, ठीक है। कि u प्लस वी रहेगा, अगर 2 वेरिएबल है मेरे पास, u है और v है, u प्लस वी रहेगा तो हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। u डिवाइडेड बाई v रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू वी रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएशन का इम्प्लीकेशन आता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कि u इंटू वी अगर रहेगा, कोई 2 वेरिएबल है, वो आपस में गुणनफल के द्वारा संबंधित है, तो आप उसको कैसे अवकलित करेंगे, ठीक है।
इसके बाद समाकलन या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का 2 फॉर्मूला कर लो, xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। इसको आपको बढ़िया से करके 1 बार 2 बार 3 बार कंज्यूमर सरप्लस वाले चैप्टर से बना जाइए, क्योंकि पता नहीं मुझे हमेशा लगता है कि हर एग्जाम के बाद ये क्वेश्चन तो जरूर आता है, आंकड़े बदल दिए जाते हैं। इस बार भी आया ऐसा सवाल। अब इसके बाद देखो खासकर जो यूजीसी नेट है, इसके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप सिलेबस में देखोगे कि ये है नहीं, लेकिन वो टॉपिक से भी सवाल उठते हैं। मल्टी कोलिनियरिटी क्या है, ऑटो कोरिलेशन क्या है, डार्विन वाटसन टेस्ट क्यों लगाते हैं, एंड खासकर OLS एस्टिमेटर, एस्टिमेटर से हमेशा सवाल देखे गए हैं। और OLS एस्टिमेटर का जो एजम्पशन है ना, उसको जरूर कर लीजिए, उसके एजम्पशन से भी सवाल आते हैं। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन पर आपने फोकस करना ही करना है। अब इसके बाद आ जाइए, हम आ जाए इकोनोमेट्रिक्स पर। इकोनोमेट्रिक्स में स्टूडेंट देखो मेनली टेस्टिंग पर ध्यान दो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से सवाल आते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या है, ये सारी चीज़ों पर आपने ध्यान देना है, कौन सा टेस्ट कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है ना। एंड सांख्यिकी, सांख्यिकी में फॉर्मूला, सांख्यिकी में फॉर्मूला पर ध्यान देना। छोटे छोटे सवाल इसके जो बड़े ही फेवरेट सवाल हैं वो है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मैं कहूँ कि फेवरेट टॉपिक है यूजीसी नेट का, वो है एवरेज, मीन और हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये दोनों बड़े फेवरेट टॉपिक हैं। आपने देखा होगा माध्य और जो हमारा ज्यामितीय माध्य है, इन दोनों के गुण पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, दोष को दोबारा से रिवाइज कर लो, है ना, पढ़ तो आपने लिया है, इनको दोबारा से रिवाइज कर लो। अरिथमेटिक मीन के प्रॉपर्टीज क्या हैं, है ना, इसके मेरिट क्या है, इसके डिमेरिट क्या है, अरिथमेटिक मीन को तो बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि इससे सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन को निकालना, अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन को निकालना नहीं सीखा तो एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लें। और इसके बाद रिग्रेशन का चैप्टर, प्रतीप गमन, प्रतीप गमन से सवाल उठते हैं, प्रतीप गमन से छोटे छोटे सवाल आते हैं, ठीक है, तो प्रतीप गमन का चैप्टर दोबारा से रिवाइज कीजिए। और इसके अलावा एक और फेवरेट टॉपिक है जिस पर हम ध्यान मैं दोबारा से दिलवाना चाहूंगी कि मीन, मीडियन और मोड, तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। अगर तीनों में से कोई भी 2 दिया हुआ है तो आप तीसरे को कैसे निकालोगे, है ना, ये सवाल बहुत बार आया है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने रिवाइज करने की ज़रूरत है। और रिवीजन के साथ साथ जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको ध्यान दे दीजिए, बढ़िया से उसको कर जाइए, ठीक है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में बोलूँगी कि इससे जो सवाल आते हैं उन सवाल के तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो ट्रेंड मैं देखती हूँ, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को बिल्कुल हिस्ट्री की तरह ध्यान दे दीजिए कि भाई एडम स्मिथ आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, आपने जो भी नोट्स बनाया ना, एक बार मेन बातें देख लो, है ना, एजम्पशन एंड मेन उसका जो किस लिए ये मॉडल अपने दिमाग में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो आप रिवाइज करते हो ना, तो अपने दिमाग में ये रख के चलिए कि ये जो मॉडल था ये क्यों लाया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसको बस अपने दिमाग में रख के पढ़िए। एडम स्मिथ ने ये जो मॉडल अपना रखा, ये जो चीज़ लिखी, क्यों लिखी, डिवीज़न ऑफ लेबर वो बताना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि भाई मार्केट का आकार कैसा हो, ये सारी चीज़ें आपको मेन जो चीज़ें उनकी पता होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने अपना मॉडल क्यों रखा, इस मॉडल की क्या ज़रूरत थी, वो बिल्कुल लेबर के बारे में बताना चाहते थे, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आनी चाहिए आपके दिमाग में। रॉबिन्सन का मॉडल क्या कहता है, रॉबिन्सन का मॉडल किस लिए कहा गया, ठीक है। इसके अलावा आप रॉबिन्सन से भी, चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, प्लस कार्ल मार्क्स तो वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 1-2 बार से इसे सवाल नहीं आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली से सवाल आ सकते हैं। कार्ल मार्क्स का जो संगठित पूंजी की संरचना है उससे सवाल बहुत बार देखे गए हैं, ठीक है। सोलो का मॉडल भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो सोलो का मॉडल, उसके कुछ छोटे छोटे मैथ्स हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट और भी जो हैरर-डॉमर का मॉडल, हैरर-डॉमर के मॉडल से एक छोटा सा मैथ आता है, और हैरर-डॉमर के मॉडल में जो आपको लास्ट में पूछा जाता है कि भाई छुरी धार का संतुलन है ना, नेचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, तो इन सभी को एक बार रिवाइज कर लें। इसके अलावा कार्डोर के मॉडल से भी सवाल आते हैं, लेकिन
डेवलपमेंट में मैं बोलूँ तो एक हिस्ट्री की तरह सारे मॉडल्स को आपने याद रखना है, क्योंकि किसी भी मॉडल की तुलना कर दी जाती है, कोई भी एक वर्ड दे दिया जाता है कि किसने बोला था कि टेक्नोलॉजी इज एक्सटर्नल फैक्टर, है ना, एंडोजिनस एंड जो हम कहते हैं ना कि भाई ये एक्सोजिनस फैक्टर है, ये एंडोजिनस फैक्टर है, तो किसने बोला था कि तकनीक बहिर्जात कारक है। अब इसमें भी आपको एक दो नाम तो आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, दिमाग में नोट्स को रिवाइज करते रहिए, और जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी की आपस में तुलना भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से रिवीजन करें, और डेवलपमेंट का रिवीजन करते समय दिमाग में रखें कि ये मॉडल क्यों दिया गया था, इस मॉडल की खास बात क्या है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में क्या रिवाइज करना है, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर एक बार दोबारा से देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर दोबारा से देखेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा है पर्यावरण अर्थशास्त्र। पर्यावरण अर्थशास्त्र से बहुत सवाल आते हैं। देखो, पर्यावरण अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कुछ जो, जैसे अभी इरेडा की बैठक हुई थी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, अप्रैल 2024 में इरेडा की बैठक हुई थी। तो ये क्यों हुई थी, कहाँ हुई थी, फॉरेन में हुई थी, है ना। तो ये बैठक क्यों लाई गई, इस बैठक का मेन मुद्दा क्या था, 2070 तक का लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 तक का लक्ष्य क्या रखा गया है। इस बैठक में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जीरो कार्बन एमिशन के भी लक्ष्य रखा गया है। तो इसको तो फटाफट आप देख ही लो, इस पर मैं एक आप लोगों को वीडियो बना के भी डाल दूंगी। करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के एग्जाम के पहले एक डाल देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं करंट अफेयर के जो आपको यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं बस आजकल मैं इसको डाल देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण अर्थशास्त्र रिलेटेड है। कोज की थियरी, कोज मॉडल बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि फेवरेट टॉपिक होता है और उससे सवाल किए जाते हैं। ठीक है, कोज का मॉडल है, बार्गेनिंग थियरी है, इसके अलावा गुड्स पर, पब्लिक गुड्स क्या है, प्राइवेट गुड्स क्या है ना। तो इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, राइट। तो आई होप स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। और हाँ, एक चीज़ आपका छूट गया, पब्लिक फाइनेंस में बजट को एक बार ध्यान से देख लीजिए। पूरे बजट को मैं तो कहूँ कि रट जाइए, ताकि कहीं से भी सवाल आए उसका जवाब आप दे पाए। एंड करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी से डोंट वरी, मैं बस कल ही करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी पर एक आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अगले नेट एग्जाम तक आपको आनी चाहिए। एंड देखो, पिछली बार जो सवाल किया गया था, जो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं कहूँ कि कुछ ऐसे सवाल थे, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसको स्टूडेंट अपने सिलेबस से बाहर का कह सकते हैं, लेकिन उसको मैं कहूँ कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस चैप्टर को अगर आप डीप में पढ़ोगे तो चलो वो सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। लेकिन इस बार आई ऑल्सो होप कि क्वेश्चंस अच्छे आए। और देखो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, मैं तो यही कहूँगी लास्ट में स्टूडेंट की, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट कहते थे कि मैम पेपर तो बहुत अच्छा गया बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ऐसा कब होता है, जब इस तरह की धांधली होती है। अब देखो, इस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, एग्जाम को बहुत ही फ्री एंड फेयर किया जा रहा है। तो अब अगर आप लोग एग्जाम दोगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे ना। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी थी, इसको पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव वे में मत लो कि अब हमारा क्या होगा, एग्जाम कैंसिल हो गया। नो, इसको पॉजिटिव, हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी लेके चलिए, इसको पॉजिटिव वे में लो कि अगर ये नहीं हुआ होता तो आप कितनी भी तैयारी करते, आपके लिए तो स्कोप बड़े लिमिटेड हो जाते। अब चूंकि फ्री एंड फेयर एग्जाम होगा, हर तरीके से उस पर ध्यान रखा जा रहा है, तो पेपर अगर इजी भी आएगा ना तो सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस होंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, एंड रिवीजन करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट।